चलो हम लोगों को आज के चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने से पहले हम लोग जाने कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है, यानी चैप्टर के नेम में फर्स्ट वर्ड है दो चर, यानी चर होता क्या है। सबसे पहले जाने कि चर होता क्या है। तो चर क्या है, इंग्लिश में उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो चर वह राशि जो कभी भी बदल जाए उससे हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं, या उससे हम चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड इत्यादि बहुत सारे चर हो सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि x + 4 = हमारा क्या है, 0 है। एक हम कैसे देखेंगे कि आखिर कैसे बदलता है, लेकिन हाँ जब ये बदलेगा भी तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात आप ध्यान देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर x+ हमारा क्या है, 4 है ना। तो यह प्लस में है, उधर जाएगा तो हमारा माइनस में होगा। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 4 -4। जब -4 आया तो हम देखते हैं कि भाई चर बदल जाता है। परिभाषा में कह रहा है कि वह राशि जो कभी भी बदल जाए, तो जो हम x रखे हैं उस x के जगह पर हम क्या बदल दें, y बदल देते हैं। तो y बदलेंगे तो देखते हैं कि हमारा स्थिति जो आंसर का है वह क्या आता है, वह y + 4 = 0। तो प्लस है, आधे से इसकी हो जाएगा तो -4 होगा। कहने का माने कि मान में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वह राशि जो है क्या हो गया, बदल जा सकता है। इसलिए इसको परिभाषा दिया गया कि वह राशि जो कभी भी बदल जाए उससे हम चर कहते हैं। समझ में आया ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अचर। चर के बाद एक आता है बाबू अचर, क्योंकि आप अब अचर की आवश्यकता क्यों, अचर राशि की जानकारी क्यों आवश्यकता हुआ, क्योंकि अचर राशि जानिएगा तो जब इसकी एक्सरसाइज या प्रश्नावलियाँ जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत उसमें देखना पड़ता है कि ए का मान, बी का मान, सी का मान, यानी उसमें अचर राशि कौन है, चर राशि का गुणांक क्या है, तो ये सब देखना होगा। तो अब अचर का भी जान ले, अचर क्या होता है। तो वह राशि जो कभी भी नहीं बदली उससे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में 0 1 2 3 इन्फिनिटिव तक आप जाइए, लेकिन अब कोई भी अंक लिखते हैं वह कभी बदल नहीं सकता है। या अब पाई भी आप रहते हैं तो पाई भी जो होता है या कोई भी कांस्टेंट जो होता है वह अचर राशि होता है। अब बात आता है, हम लोग अगले बिंदु पर चलेंगे, क्योंकि हम लोग को जो विषय वस्तु टॉपिक है उस पर हम लोग को चलना है। तो चर अचर के बाद आ गया, अब चर अचर के बाद हम लोग को आ गया रैखिक समीकरण। हम लोग को पॉइंट आ गया रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को जानने से पहले हम लोग को अब जानना होगा, आप लोग को बताया भी गया होगा कि रैखिक बहुपद होता क्या है। खैर कोई बात नहीं याद है तो यहाँ पर अब इसके बाद अब रैखिक बहुपद होता क्या है। तो जिस बहुपद का घात 1 हो उससे हम रैखिक बहुपद करते हैं। जैसे देखा जाए px = 4x + 3 है, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो यहाँ पर घात देखेंगे हम गौर से, तो इसका घात जो है हमारा क्या है, 1 है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। और रैखिक बहुपद से ही रैखिक समीकरण का निर्माण हुआ है। रैखिक बहुपद से ही रैखिक समीकरण का निर्माण हुआ है। अब रैखिक का मतलब होता है घात 1, रैखिक का मतलब ही होता है घात 1। इतना तक अभी दिमाग में रखो। अब इसके बाद जो है हम लोग का जो टॉपिक है वह है रैखिक समीकरण। जब रैखिक बहुपद आप समझ गए, यही नहीं 4x + 3 नहीं हो सकता, आप कोई भी 3x + 4y ये भी आपको है, तो कोई भी हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देंगे कि घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वह रैखिक बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जब रैखिक बहुपद आप समझ गए तो रैखिक समीकरण समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे रहे, तो रैखिक समीकरण क्या होता है, तो जब रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करते हैं तो उससे प्राप्त समीकरण को हम लोग जब रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करते हैं तो उससे प्राप्त समीकरण को रैखिक समीकरण
और उससे प्राप्त समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो आप देखिए क्या करे, रैखिक बहुपद परिभाषा को गौर से देखिएगा। क्या करे बाबू, रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं बाबू, शून्य के बराबर करते हैं, तो उससे जो हमारा समीकरण प्राप्त होगा वो रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक, जैसे 4x + 3, तो इसका घात हमारा क्या है, 1 है। गौर से देखेंगे इसका घात क्या है, 1 है। और इस रैखिक बहुपद को हम किसके बराबर करें बाबू, शून्य के बराबर करें। तो जब शून्य के बराबर करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे बाबू, रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन अब बात है कि रैखिक समीकरण का जब परिभाषा जान गए तो अब हम इसका कैसे व्यापक रूप भी, कितने उसी व्यापक रूप को परिभाषा बना देता है। कितने शिक्षक लोग कहता है या कितने आप पुस्तकों में पढ़िएगा कि वह समीकरण जो x + b के रूप में हो परंतु a का मान शून्य ना हो, तो उससे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन इसका उत्पत्ति जो है यहीं से आपका हुआ है, रैखिक बहुपद से ही हुआ है। तो रैखिक समीकरण का हम लोग आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। व्यापक सूत्र से ही, व्यापक रूप से ही आप इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। आपके किताबों में व्यापक रूप से ही दिया हुआ है। ठीक, लेकिन हमने आपको उस व्यापक रूप को भी कैसे प्राप्त हुआ ये हम आप लोगों को बता चुका। ठीक, अब बात है कि रैखिक समीकरण तो यह भी है 3x + 5y = 0, ये भी है आपका। तो 3x + 5y = 0 ये भी रैखिक समीकरण है। तो कैसे है, पहले तो जानो कि रैखिक बहुपद है कि नहीं है। है, क्यों है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसका घात क्या है बाबू, 1 है। इसका घात हमारा 1 है, तो जिसका घात 1 होगा, जिसका घात 1 होगा वह हमारा रैखिक बहुपद होगा। और वह शून्य के बराबर हो जाए, जब वह शून्य के बराबर रैखिक बहुपद हो जाएगा तो उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए, यानी देखिए शून्य के बराबर है कि नहीं, रैखिक बहुपद पहले था लेकिन जैसे शून्य के बराबर हुआ तो हमारा रैखिक समीकरण बन गया, रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो गया। तो बात आता है कि इस दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक चर है, चर कितने हैं बाबू, 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चर कितने हैं, 2। तो इसलिए इस व्यापक रूप को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। इसमें चर कैगो है बाबू, एगो x और एक y है। तो ये 2 चर है, तो इसलिए इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। अब बात आता है कि दोनों को परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं, किताबी के भाषाओं के अनुसार देखा जाए, पाठ्यक्रम के अनुसार, तो आपके किताब में जो लिखा हुआ परिभाषा है कि वह समीकरण जो ax + by + c के रूप में हो परंतु a और b का मान शून्य न हो, तो उससे हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। और एक चर वाला में आपका क्या है कि वह समीकरण जो ax + b के रूप में हो परंतु a का मान और a का मान जो है शून्य ना हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग आज जाने। अब इसके बाद अगले क्लास में हम जानेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। थैंक यू, धन्यवाद। इसमें किसी को आप लोगों को समस्या नहीं होगा, कंप्लीट।